नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य आज नए टॉपिक हिंदी वर्णमाला वर्तनी और विराम चिन्हों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला वर्तनी और विराम चिन्ह। तो इसके अंतर्गत इतनी चीज़ें दी हुई हैं। ध्वनि और लिपि, हिंदी के लिपि चिन्ह, हिंदी के एकाधिक रूप वाले वर्ण, हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम, वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ एवं उनके निदान और उपचार, विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम, इतनी सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ना चाहें डिटेल से तो डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये ध्वनि और लिपि, ध्वनि और लिपि के बारे में हम यहाँ से ये सभी चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर हिंदी के लिपि चिन्ह, ये हिंदी के लिपि चिन्ह हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। जहाँ ये मैंने रेड पेन से निशान लगा रखे हैं, यहाँ से प्रश्न कई परीक्षाओं में देखे गए हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे इनको। हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम, इनको भी देख लेंगे। और हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह, जो एक से अधिक रूप वाले हैं, इनको हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ये लिखने में गलतियां हो जाती हैं। आ और अ इस प्रकार से लिखा जाता था पहले, अब ऐसे लिखा जाता है। छा को लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, झा पहले ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है। णा को संस्कृत में इस प्रकार से, ला को इस प्रकार, त्रा को इस प्रकार लिखा जाता था। तो वर्तमान में जो प्रचलित रूप हैं उनको दिखाया गया है। तो इन सभी चीज़ों को हम वीडियो को रोक करके और स्पष्ट रूप से यदि पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से पढ़कर मिल जाएगा। और भी कुछ विशेष खोजना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान एवं उपचार ये दिखाए गए हैं। इस प्रकार से ना और ना की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये ना वर्ण जो है अधिकतर संस्कृत शब्दों में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कर्ण, वर्ण, इस प्रकार से ये दिखाया भी है। यहाँ रण, रण शब्द का अर्थ होता है युद्ध, तो हिंदी में हम उसे रण कह देते हैं, तद्भव रण शब्द है। फण, फण का अर्थ होता है सांप का फन, तो हम फन को फन ही बोलते हैं हिंदी में, परंतु संस्कृत में इसे फण बोला जाता है। कर्ण, हम कहते हैं कण कण करके चुन लो, तो यहाँ कर्ण शब्द इस प्रकार से दिया गया है। विष्णु, और हम विष्णु कह देते हैं जल्दबाजी में, तद्भव में। तो इस प्रकार से ये जो अशुद्धियाँ हुआ करती हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा। सभी वर्णों से जितने भी ये व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हिंदी में तद्भव के रूप में पाई जाती हैं, उन सभी शब्दों को देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो ये री संबंधी अशुद्धियाँ भी हैं। तीनों सा हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा, इनमें भी हम लिखने में अशुद्धियाँ किया करते हैं। तो इन सभी को भली प्रकार देख लेंगे। सामान्य अशुद्धियों को देखेंगे। ये शब्द शुद्धि है। वर्ण संबंधी जो हम अशुद्धियाँ करते हैं, लिखने में भी करें और बोलने में भी करते हैं, तो वर्ण संबंधी अशुद्धियों को ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। ये ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द दोनों जगह ही गलत है, इसलिए मैंने इसको गोल कर दिया है। चलो मैं लिख देती हूँ इसको शुद्ध करके।
इस प्रकार से लिखा जाएगा, ता भी आधा और सा भी आधा बनता है ज्योत्सना में। ये शुद्ध है। तो इसे पूर्ण रूप से देख लेंगे। कभी कभी प्रिंटिंग में गलती हो जाती है, तो इसको हम पढ़ करके ठीक कर देते हैं। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, पहले हमने वर्ण संबंधी अशुद्धियां देखी, अब प्रत्यय संबंधी अशुद्धियों को ढंग से देख लेंगे। लिंग संबंधी अशुद्धियां, संधि संबंधी अशुद्धियां, इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये यहाँ भी गलती थी, तो इसको मैंने ठीक करके लिख दिया। हकंप कोई शब्द नहीं होता, हड़कंप होता है। जहाँ जहाँ ये गलत दिखाई दिए हैं, वहाँ वहाँ मैंने इनको ठीक कर दिया है। समास संबंधी अशुद्धियां, ये पुनर्रचना भी होता है। चक्षु रोग, ये सही है, गलत नहीं है, यहाँ ये सही है। चक्षु रोग पुनर्रचना भी होता है और इसका पुनर्रचना भी होता है। तो अधिकतर जो सही माना जाता है वो पुनर्रचना माना जाता है, इसलिए इसको मैंने गोल कर दिया है कि ये भी सही है और वो दूसरा पुनर्रचना यदि मिले तो वो भी सही होगा। समास संबंधी अशुद्धियां, हलंत संबंधी अशुद्धियां, चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां, ये यहां से देख लेंगे। विराम चिन्हों के प्रयोग, एक शब्द के दो रूप, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, अंजलि और अंजलि। और ये दोनों ही मान्य हैं, दोनों ही प्रयोग में लाए जाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम देख लेंगे। पूर्ण विराम, ये इतने सब जो विराम चिन्ह हैं ये हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नंबर 1 पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो इन सभी को हम देख लेंगे। पूर्ण विराम कहाँ कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए। अल्प विराम को देख लीजिएगा। ये सभी अल्प विराम के उदाहरण हैं। अल्प विराम का प्रयोग भाषा में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए ये टॉपिक बड़ा है। योजक चिन्ह कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, इस चीज को भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
ये वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये देख लीजिए। किस समास में कौन सा प्रयोग होना चाहिए। ये द्विगु समास संख्यावाची, तो इसमें भी योजक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है, यदि कोई करता है, करना तो नहीं चाहिए, यदि कोई करता है तो गलत करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह परीक्षा में वाक्य दे दिए जाते हैं और प्रश्न इस प्रकार के जितने भी चिन्ह है, विराम चिन्ह, इनसे दर्शाया जाता है, पूछ लिया जाता है कैसा प्रश्न है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न चिन्ह को पहले देख लें, बाकी में जो चिन्ह लगाया उसे सबसे पहले देख लें, जिससे कि हमें अंदाजा लग जाएगा कि बाकी कैसा है और क्या पूछा गया है। चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। पाठ के आधार पर उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनि चिन्हों की समष्टि का नाम भाषा है। ये परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है। भाषा ने हमारी व्यक्त वाणी को दृश्यमान और चिरस्थायी बनाया। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। इन सभी रिक्त स्थानों को मैंने उचित शब्दों के द्वारा भर रखा है, पहले ही इसका पाठ का अध्ययन करके, और इन सभी चीज़ों को बड़ी सावधानी पूर्वक भरा है, जिससे किसी भी पाठक का प्रश्न गलत ना हो परीक्षा में। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के साथ। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चक्का, कच्चा, पक्का, तो ये का दोनों एक जैसे वर्ण मिले हैं तो यहाँ द्वित्व होगा। द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, रात और दिन, ऐसे जो शब्द हैं द्वंद्व समास के, तो इनमें हमें योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जहाँ वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो, वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। णा अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है, अभी पीछे मैंने बताया आपको, और श संयुक्त व्यंजन है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के शब्द हैं। कोष्ठक में शुद्ध के सामने शुद्ध का चिन्ह और अशुद्ध के सामने अशुद्ध का चिन्ह लिखिए। अमृतसर ये गलत है, मृत्यु भी गलत है, कल्याण गलत है, प्रबंध सही है, पुरुषार्थ गलत है, कवयित्री भी गलत है। कृपा ठीक है, गरिष्ठ, आगामी, महात्मा, ये दोनों शब्द गलत हैं, तीनों ही गलत हैं। घनिष्ठ सही है, ऊंचाई भी सही है। निम्नलिखित में शुद्ध को रेखांकित कीजिए। तो जो शुद्ध शब्द हैं उनको हमने रेखांकित कर दिया है। अयोध्या नहीं होता, अयोध्या सही है। अनुकूल इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, उज्ज्वल इस प्रकार, क्षमा, बीमार, अनिष्ट, उपलक्ष्य, चिन्ह, प्रणाम, ये जो सही शब्द हैं उनको हमने रेखांकित कर दिया है।
इधर से भी इसी प्रकार से अत्युक्ति, अहल्या, कालिदास, दोबारा, अत्यधिक, अवनति, ईर्ष्या, तालाब, वाल्मीकि, इन सभी शब्दों को हमने रेखांकित कर दिया है। निम्नलिखित में जहाँ हल चिन्ह छूट गया है लगा दीजिए। हलंत भी कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। तो तडित, दशम, हठात, श्रीमान, बड़ी, बुद्धिमान, भाग्यवान, भगवान, प्रत्युत, पृथक, पंचम, इन शब्दों में हमें हलंत लगाना चाहिए, बाकी किसी शब्द में हलंत नहीं लगेगा। निम्नलिखित शब्दों में जो शुद्ध हैं उन्हें लिखें। तो इन शब्दों में नूपुर ये शब्द सही है, वाहिनी ये सही है, स्मरण, मैथिली, कवयित्री, परिस्थिति ये शब्द ठीक है। इतने शब्द सही हैं, बाकी ये गलत दिए हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों में जो शुद्ध शब्द हैं उन्हें लिखिए। जो रेखांकित कर दिए हैं हमने वही शब्द ठीक हैं, बाकी गलत हैं। तो जो शुद्ध शब्द हैं उनको मैंने यहाँ भी रेखांकित कर दिया। अनधिकार ठीक है, स्मरण ठीक है, मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है, और मैथिली भाषा भी है। और दूसरी बात, मैथिली शब्द अधिकतर जानकी जी, सीता जी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वाहनी और भाषा के लिए भी यहाँ तो जब किताब से बात आई है तो यहाँ भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया है मैथिली भाषा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये हिंदी वर्णमाला बरतने और विराम चिन्ह का टॉपिक आपका पूर्ण हुआ।